राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे माँ बेटी के ससुराल में दखल क्यों देती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वर्मा जी जो कि एक डॉक्टर थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी रमा, बेटा सुशील और बेटी आराधना और उनकी बहू माला थी। बेटे की शादी को 2 साल हो गए थे। बेटा सुशील भी डॉक्टर था और दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वे दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, तो पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे से क्या होता है। वर्मा जी की पत्नी रमा एक पुरानी सोच वाली महिला थी, जिसका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और उसका फर्ज जो है हैसियत वह ससुराल में सबकी सेवा करे। बहू का यही फर्ज होता है कि वह ससुराल में सबकी सेवा करे और किसी को भी शिकायत का मौका ना दे। तो वह और उसकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते तब तक बहू के साथ मिलजुल कर काम करती और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी जो है अपना असली रंग दिखाने लगती। फिर बेचारी बहू माला पर जो हुक्मों की बौछार होती वह तभी ख़त्म होती जब तक कि दोनों पिता पुत्र घर वापस नहीं आ जाते। फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सुशील को माला हर समय उदास दिखाई देती। वह बहुत दुखी और थकी सी लगती। जब वह अपनी पत्नी से पूछता कि माला क्या बात है, तो वह कह देती कुछ नहीं, सब ठीक है। जबकि सच तो यह था कि उसे आराम करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। अगर घर में कोई काम नहीं होता तो उसे फालतू के काम बताए जाते। खैर धीरे धीरे समय गुजरता गया और डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू किया। रमा ने कई रिश्ते इसलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार रमा को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का अमन और एक बेटी राधा, जिसकी शादी हो गई थी। अमन के माता पिता बस यही परिवार था। अमन एक अच्छे पद पर था और उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। रमा ने सोचा कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर रमा और आराधना ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक समय पर अमन के परिवार वाले आराधना को देखकर आए। रमा तो उनके सामने अपनी बेटी की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी कि देखिए मेरी बेटी ने यह सब कढ़ाई की है, यह घर जो सजाया है वह आराधना ने ही किया है और जो स्नैक्स और गुलाब जामुन भी उसी ने बनाए हैं। यह सुनकर अमन की मम्मी को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ माला ने बनाया था। खैर अमन के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आराधना को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म भी करके वे लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। और जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। अब आराधना को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के। अब वह माला से बोली, भाभी आप मुझे किचन का काम सिखा दो। तभी उसकी माँ रमा वहाँ आई और बोली, बेटा तू क्यों परेशान होती है, तू घर के काम करने के लिए नहीं है, राज करने के लिए बनी है। यह सब काम तुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आराधना बोली कि अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोला तो मैं क्या करूँगी। तब रमा बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता है ना। आराधना बोली कि हाँ वो तो बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तू यही चीज़ें बना देना, फिर तो तू अमन के साथ दूसरे शहर चली जाएगी, तब अपनी मर्जी चलाना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो रमा जब देखो तब आराधना को किसी तरह अमन को अपने बस में करना है, कैसे उसे मतलब अपने परिवार से दूर करना है, कैसे जिद मनवानी है, जैसी बातें सिखाती रहती। माला यह सब सुनती
तो उसे बड़ा दुख होता कि यह तो आराधना का घर बसने से पहले ही तुड़वा रही है, पर वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुप रहती। जल्दी ही आराधना की शादी का दिन भी आ गया। वह दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंच गई। वहाँ उसका खूब स्वागत हुआ, सबने सर आंखों पर बिठाया। यह देखकर आराधना को लगने लगा कि मम्मी सही कहती है। सभी रस्मों के बाद जब आराधना को उसकी ननंद उसके कमरे में छोड़ने गई तो उसने देखा कमरा सजा हुआ था। अभी वह कमरे की सजावट ही देख रही थी कि तभी कमरे में अमन आ गया और दरवाज़ा बंद करने लगा। आराधना उसे देखकर शर्मा गई। तभी अमन उसके करीब आया और बोला, आराधना, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना लो और उनके दिलों में जगह बनाओ। आराधना बोली कि मैं कोशिश करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और जो है दोनों पति पत्नी अब मिलकर रहने लगे। अब वह जो अगली सुबह मम्मी की बात याद करके जल्दी से उठ गई, नहाकर तैयार होकर नीचे अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। उसने उनके पैर छुए। अमन की मम्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुमको सबके लिए खाना बनाना है। आराधना चौंक गई पर खुद को संभाल कर बोली, मम्मी जी, आप बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा, मैं तो तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी बोली, छोले तो रात में भिगो दिए थे, तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौड़ी, मिक्स सब्जी और बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। आराधना बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद ननंद आई और बोली, भाभी, मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी मदद कर दूं और यह बता दूं कि सामान कौन सा कहाँ रखा है। आराधना बोली, आप बस सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। ननंद सब बताकर चली गई। अब आराधना को इस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने झट से अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था मुझे खीर या हलवा बनाने के लिए, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना बनाना है, वह भी छोले पुलाव, कचौड़ी, खीर, रायता, सब कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बस खीर, सलाद, कचौड़ी बनाना आता है, अब मैं क्या करूँ? तब उसकी माँ रमा बोली, तुम बाकी चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। आराधना बोली, वाह मम्मी जी, क्या आइडिया दिया है आपने, आइडिया तो आपका बहुत बढ़िया है। अभी छोले पुलाव रायता ऑर्डर कर लेती हूँ और डिलीवरी बॉय को कह दूँगी कि वह पीछे के दरवाजे से आए। इतना कहकर आराधना जल्दी से ऑर्डर करने लगी। उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधे घंटे में पहुँच जाएगा। अब आराधना ने गैस ऑन करके एक पर छोले चढ़ा दिए और दूसरे पर दूध रखकर खीर बनाने लगी, साथ ही कचौड़ी का आटा भी गूंदने लगी। जब कुकर में 5 सीटी आ गईं तो वह गैस बंद करके सलाद काटने लगी। फिर कचौड़ी के लिए लोई भी बना ली। इधर खीर भी बन गई। आराधना ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और डिलीवरी वालों ने कहा कि मैडम, आपका ऑर्डर कहाँ देना है, मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो आराधना ने किचन की खिड़की खोलकर देखा तो उसे डिलीवरी बॉय दिखाई दिया। उसने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे ठीक सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें ऑर्डर पहुंचाना है। डिलीवरी वाले ने आराधना को ऑर्डर देकर उससे पैसे लिए और चला गया। इधर आराधना ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा खाना बड़े बर्तनों में पलट लिया और इस तरह कर दिया कि मानो सब कुछ पकाकर तैयार उसी ने किया है। अब आराधना सारे पैकेट को एक पॉलीथीन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और कचौड़ी तलने लगी। और जब आराधना की कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी तभी मम्मी जी राधा किचन में आई और देखा कि सारा खाना तैयार है और कचौड़ी बिली हुई लग रही हैं। तो उन्होंने राधा से कहा कि चलो बेटी, तुम खाना टेबल पर लगा दो और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौड़ी तलना शुरू कर दो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने लगे। सब आराधना की तारीफ कर रहे थे। नई बहू को नेक दिया और साथ ही आशीर्वाद भी दिया।
आराधना अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी। अपने कमरे में जाकर उसने रमा को फ़ोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी। आराधना की शादी को 1 महीना हो गया और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। आराधना सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती, नाश्ता भी बना लेती। फिर उसके बाद वह कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती कि उसकी मम्मी जी को ही दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता, जो सासू माँ थी। कभी वह पेट का दर्द, कभी बुखार या किसी न किसी बीमारी का बहाना करके लेटी ही रहती। मम्मी जी पहले की तरह घर का काम करती रहती, लेकिन उन्होंने आराधना पर कभी कोई सख्ती नहीं की थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का ध्यान रखती थी। हालांकि धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि आराधना को वह जब भी खाना बनाने के लिए कहती है तो वह थोड़ा परेशान हो जाती है। बाकी काम भी बस जैसे के तैसे ख़त्म करके अपने कमरे में चली जाती है। जबकि अमन की मम्मी जी चाहती थी कि आराधना उनके पास बैठे उनसे बात करे, लेकिन वह अपने कमरे में लेटी अपने मायके अपनी माँ से बात करती रहती। मम्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हर समय फ़ोन पर इतनी बात किससे करती है। एक दिन जब वह आराधना के कमरे में सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने सुना कि आराधना अपनी माँ रमा से कह रही थी, मम्मी जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अमन से कहा है कि वह अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा ले, पर अब वह नहीं मान रहे। बोले कि अगर हम चले गए तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। और इसके बाद मैंने भी अपना व्यवहार मम्मी जी के लिए रूखा कर लिया है, पर वह तो बहुत अच्छी हैं, मेरी किसी भी गलती का बात का बुरा नहीं मानती और अमन से भी मेरी शिकायत नहीं करती। जैसे कि आप भाभी की शिकायत भैया से और फिर करती रहती हो। और फिर भी मैं जब तक अमन और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम करती हूँ, उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं उनके पास भी नहीं बैठती और बात भी नहीं करती हूँ, वे अकेली ही सारा घर समेटती हैं। मैं बस अमन के वापस लौटने से थोड़ी देर पहले ही नीचे जाकर काम करने का और थकान का नाटक करती हूँ, ताकि अमन को लगे कि मैं ही सारा काम करती हूँ। यह सुनकर मम्मी जी को सब समझ आ गया। वह जान गई आराधना यह सब अपनी माँ के कहे में आकर कर रही है, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सब काम पहले की तरह करती रहीं, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी थी कि आज अमन का घर कहीं उसकी सास रमा की वजह से टूट न जाए। उन्हें लगता है कि आराधना अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, पर कैसे इसका जवाब उनके पास नहीं था कि कैसे उसे सही रास्ते पर लाए। धीरे धीरे अमन की शादी को 1 साल बीत गया। आराधना चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। अमन ने अपने पापा से बात की तो उन्होंने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज़ पार्टी देने वाले थे। तुम्हारी मम्मी ने तो सब कुछ इंतजाम पहले ही कर लिया था। देखो, इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मीनू, सजावट की बुकिंग भी। पापा की बात की तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने जब आराधना को यह खाने का मीनू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दी तो और बोले कि इसमें अगर कुछ चेंज करना है या जोड़ना हो तो वह कर ले और हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। आराधना को इन सब की कोई आशा नहीं थी कि मम्मी जी पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वह बहुत हैरान हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो अब सब घर वालों से मिलना हो जाएगा। वैसे आराधना अपने मायके महीने में 1 बार तो ज़रूर जाती थी, जिसे उसकी सास ने कभी नहीं रोका। अमन की मम्मी जी भी उसके घर वालों से मिलने के लिए इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन आराधना ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था, तो रमा अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे ही पहुंच गई। अमन की मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा और वह किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी।
इधर रमा और आराधना कमरे में बैठकर बातें करने लगी। अमन, उसके पापा, आराधना के भैया और पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। माला ने देखा कि अमन की मम्मी जी किचन में अकेली काम कर रही हैं, तो वह उनके पास जाकर बोली, आंटी जी आप बुरा न माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आराधना की सासू माँ को माला की बात सुनकर अच्छा लगा। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई और माला को काम करते देखने लगी कि कितनी कुशलता से वह सब काम कर रही थी और साथ ही किचन का सारा सामान समेटते भी जा रही थी। सासू माँ, जो आराधना की सासू माँ भी अनुभवी थी, नज़रों से ताड़ गई कि माला कुछ उदास सी भी है। उन्होंने माला से पूछा, माला बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम भी करती हैं या नहीं? तुम ही सारा काम करती हो? तो माला एकदम से घबरा गई और एकदम से अटकते हुए बोली, नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी, मम्मी जी और मैं मिलकर घर का काम करते हैं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? तो आराधना की सासू माँ बोली, क्योंकि आराधना तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से बात करती रहती है। उनके पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है और ना ही वह काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं तो सारा काम समय पर ही करती हूँ। पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी आराधना घर का कोई काम नहीं करती होगी, तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वह कोई ना कोई बहाना बना देती है। और अब तो मैंने उससे खाना बनाने के लिए कहना बंद कर दिया है। वह तो बस इस घर में मैं भी अपनी मम्मी के कहे अनुसार ही काम करती है। जितना वह कहती हैं उतना ही काम करके वह अपने कमरे में चली जाती है। माला को इन सब बातों की जानकारी थी, पर वह अपने मुंह से अपने घर की कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस आंसू भरी आंखों से आराधना की सासू माँ की तरफ देखने लगी। और आराधना की सासू माँ ने जब माला की यह दशा देखी तो वह सब कुछ समझ गई और बोली, माफ़ करना बेटा, मैं थोड़ी अकेली पड़ गई हूँ, किससे अपने दिल की बात करती। तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया, पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है, तो क्यों ना तुम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। और माला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से आराधना की सासू माँ की तरफ देखा, तो तब वह बोले कि इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा, मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करोगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बात करना शुरू करना। और हाँ, तुम मुझे मम्मी जी ही कहकर बुलाना, जिससे रमा जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो, और मैं तुम्हें राधा कहकर बुलाऊंगी, जिससे आराधना को लगे कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने माला का फ़ोन नंबर ले लिया। माला अमन जी की मम्मी जी से कहती है कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी जी की बहुत इज्जत करती हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, पर मैं आराधना दीदी का घर टूटते नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि उन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। और एक बात कहूँ आंटी जी, आराधना दीदी तो चाहती थी वह घर के काम सीख ले, पर मेरी सासू माँ ने पता नहीं क्या कहा कि उनके कहे अनुसार वह काम करने लगी। मैं उनको इसके लिए आपकी बात मानूंगी ताकि उनका घर ना टूटे और मुझे मम्मी की कितनी भी डांट क्यों ना सहनी पड़े। अमन की मम्मी जी बोली, ठीक है, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात को पार्टी अटेंड करके अमन की ससुराल वाले अपने घर जो चले गए। आराधना बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी जी उसे बहुत सी बातें बताकर गई थी। घर से अलग होने की वह मन ही मन में बहुत खुश थी। इन बातों पर एक दिन बाद अमल करेगी, लेकिन एक दिन बाद जब वह सुबह किचन में गई तो उसने देखा मम्मी जी किचन में नहीं है और चाय भी नहीं बनी है। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई, सबके घाल कर दे दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ता तैयार करने की जो तैयारी शुरू कर दी। नाश्ता भी बना लिया। तभी अमन आया और बोला, आराधना, मम्मी को तेज़ बुखार है, तो तुम उनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम पर दवाई दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे।
इतना कहकर अमन अपने पापा के साथ चला गया। इधर आराधना ने मम्मी जी के कमरे में जाकर देखा कि क्या मम्मी जी को सच में बुखार है या नहीं, लेकिन मम्मी जी को सचमुच तेज बुखार था। वह बिस्तर पर लेटी थी। तब आराधना ने बड़े बुझे मन से झूठी मुस्कान के साथ मम्मी जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता करवा कर दवाई दी। फिर अपने कमरे में आकर अपनी माँ रमा से फ़ोन किया और फ़ोन उठाकर गुस्से वाली आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो आराधना बोली, मम्मी क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो। तो रमा बोली, अरे तू है, आज इतनी जल्दी फ़ोन कैसे किया। तो आराधना ने अपने घर की सुबह की घटना बता दी। फिर बोली, आप क्यों गुस्सा हो रही हो मम्मी। तो रमा ने भी जो आराधना से बताया कि आज माला को पता नहीं कैसे पेट दर्द हो रहा है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही, तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कैसे करूं, अब तो आदत भी नहीं रही। पता नहीं है माला अकेली सब कैसे संभाल लेती है। दोनों माँ बेटी देर तक बातें करती रहीं। तभी पूरे समय आराम के लिए बोला है तो वह परेशान हो गई और कहने लगी, मैं अकेले सब काम करूंगी। उसकी परेशानी को माला समझ गई और बोली, मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूंगी। तब रमा बोली, नहीं रहने दो, मैं सब संभाल लूँगी। सुशील से कहकर दिन भर के लिए काम करने वाली का इंतजाम कर लिया और रमा से कहा कि मम्मी जी अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा लेते हैं। आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आराम करूं और आप काम करें। तो रमा ने माला के द्वारा अपनी चिंता देखते हुए उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर बोली, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और हाथ पैर नहीं चले तो बहुत सी बीमारियां जकड़ लेंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, खाना ही तो बनाना है वह मैं बना लूँगी। और अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने एक कामवाली भी लगा ली है, तो मुझे बड़ी मदद मिल गई। रमा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, देखो यह है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना समझकर अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर ना जाने कितने जुल्म किए, लेकिन इसने कभी पलट का जवाब नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत मेरे बेटे से नहीं की। अगर चाहती तो सुशील से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और उधर मेरी बेटी आराधना जो सुशील की शादी से पहले मेरे साथ इस घर में किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, वह एक बार जब बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाया था। गलती मेरी ही थी जो मैंने कभी आराधना को शक्ति के साथ काम करने नहीं दिया और ना ही सीखने को कहा। अब वह खुद माला को खाना बनाने सिखाने के लिए माला तो कह रही थी, तो मैंने ही मना कर दी। एक बार जब मैं बीमार पड़ी थी तो कैसे मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी जो है कैसे उसने खाना बनाया था, काम चलाऊ, उसे मना किया, लेकिन वह थोड़ा बहुत काम चलाऊ खाना बनाना जानती है, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास ने उसके साथ 1 साल कैसे गुजारा होगा। रमा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने आराधना को ससुराल में एडजस्ट होने के बजाय अलग होने और सबका दिल जीतने के बजाय सबको दुखी, खासकर सास को दुखी करने की सलाह देती रही। आज माला के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी। जब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद माला ने कमरे में जो है उसका गई और बड़े प्यार से उसका हालचाल पूछा कि बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन है तो मुझे बता दो, मैं जो हो बना देती हूँ। तब उसकी बहू कहने लगी कि मेरा जो नमकीन और लड्डू बनाती थी मेरी सास जब मैं पेट से होती थी और मुझे खिलाती थी जब सुशील होने वाला था। माला यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई कि मम्मी के व्यवहार में क्या हो गया है जो मुझसे इतने अच्छे से बातें कर रही है और खाने के लिए भी बोल रही है, लड्डू भी बनाने के लिए बोल रही है। तभी रमा बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। आराधना भी मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही और मैं उसे बढ़ावा देती रही। मैंने यह नहीं सोचा कि कल को वह पराए घर जाएगी
तो उसे भी मेरी जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों आराधना की ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती हूँ और उसके घर में दखल देती रही, जबकि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर आराधना मुझसे अपनी ससुराल की समस्या मुझे कहती तो मुझे उसे घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। माला रमा को प्रायश्चित करते हुए समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती समझ आ गई है और अब वह बदल गई है, तो मुझे उन्हें अपनी योजना बता देनी चाहिए। मगर फिर भी माला ने सोचा, पहले आंटी जी से सलाह ज़रूर कर लूँ। तब माला बोली, मम्मी जी, मुझे पकौड़ा और चाय पीने का मन है। तो रमा एकदम से चहक कर बोली, देखो तो सही, मैं तुम्हें कहने आई थी और अपनी बातों में लग गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर रमा किचन में चली गई। उधर माला ने फ़ौरन आराधना की सास को फ़ोन किया और पिछले 2 दिन की सारी बातें बता दी। तब आराधना की सास बोली कि माला, पहली बात कि तुम माँ नहीं बनने वाली हो। मैंने डॉक्टर सहेली को कहा था कि जब माला आए तो उसे यही बात कहना। तब माला बोली, लेकिन आंटी जी, वह चेकअप तो उन्होंने किया था और कहा था सुशील को दिखाने के लिए भी किया था। लेकिन माला परेशान होकर बोली कि आंटी जी, जब मैंने खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तब जब भी आपके पास मैं पार्टी में आई थी उससे 2 दिन पहले, तो वह टेस्ट पॉजिटिव था और मैं सुशील को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर आ गए और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बताई और मैं इन सब के कारण सुशील को बताना भूल गई। यह सुनकर आराधना की सास बोली, तुम एक बार फिर से टेस्ट कर लो। तो माला बोली, जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो घर आकर मैंने टेस्ट किया था, वह भी पॉजिटिव आया। तो आंटी जी ने एकदम से खुश हो गई और बोली, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन माला, एक बात तो है, तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का पछतावा सच में हो रहा है। मुझे लगता है हमें अपनी योजना ख़त्म कर देनी चाहिए। तो माला बोली, आंटी जी, मम्मी तो अपनी गलती समझ गई हैं और उनका व्यवहार भी बदल गया है, लेकिन अभी दीदी को बदलना ज़रूरी है। तब आराधना की सास बोली, अरे मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे आराधना को सही रास्ते पर लाना है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और एक बार फिर मेरी डॉक्टर सहेली के पास चले जाना। मैं उसे फ़ोन पर सब बता दूंगी और वह तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। माला बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करना। इतना कहकर माला ने फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन आराधना दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब तक रमा पकौड़ा और चाय ले आई थी, साथ में खट्टी मीठी 2 तरह की चटनी भी थी। तब माला और रमा ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और पकौड़े खाए। उधर आराधना को काम करते दे हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस बीच उसने रमा को जब भी फ़ोन किया दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया। अब आराधना को भी सारे समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग बनाकर काम करना सीख लिया और इस वजह से घर का सारा काम बड़ी सरलता से पूरा कर लेती थी। अब उसके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय भी बच जाता था, लेकिन अब उसे ज़्यादा आराम की भी इच्छा नहीं होती थी। वह तो मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाती और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती, फिर उन्हीं के साथ बैठकर टीवी देखती। यह देखकर मम्मी जी को भी लगने लगा कि आराधना भी सही रास्ते पर धीरे धीरे आ रही है। एक दिन आराधना बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी बोली, किस लिए? तो आराधना बोली, मैंने आपको बहुत परेशान किया और सबका दिल दुखाया, कभी इस घर को अपना कभी नहीं समझा और हमेशा अपनी माँ के कहे अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत या अपने बेटे या मेरे पापा जी से नहीं की और ना ही मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द बोले। बल्कि जब वे लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मना किया था।
आपने मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द नहीं बोले, बल्कि जब वे लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ससुराल वालों के जो है उनकी सास का काम मत करना और अपने पति को लेकर अलग हो जाना। मैं अपनी माँ के इसी कहे में रही और आपको दुख देती रही। जब आराधना ने ये सारी बातें अपनी सास को बताई तो उसकी सास ने आराधना को गले लगा लिया। उनको समझ आ गया कि आराधना अब सही रास्ते पर आ गई है। अब वे धीरे धीरे ठीक होने की एक्टिंग करने लगी और आराधना भी अपनी सासू माँ के साथ बहुत प्यार से रहने लगी और अपनी ससुराल में अपना घर समझकर वह रहने लगी और उनके घर में अब खुशियाँ आ गईं। उधर माला भी माँ बनने वाली थी और रमा देवी भी बहुत खुश थी कि उनके घर में पोता या पोती आने वाला है। वह भी अपने व्यवहार को बदल चुकी थी। दोस्तों, इसलिए माँ को बेटी के घर में दखल अंदाजी करना कितना जायज़ है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।